मुनीब हक साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है? देखिए, ये जो डिस्प्यूट है ये कोई आज का पैदा करदा नहीं है। ये डिस्प्यूट बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ ने पैदा किया था ताकि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में लड़ते रहें और ये कभी सेटल ना हो सके। तो इस हद तक ब्रिटिश की जो प्लानिंग थी उसमें वो आज भी कामयाब है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने जो अपनी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। देखिए, जो बुनियादी फार्मूला था पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन में ये था कि वो इलाके जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है वो मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाएंगे और वो इलाके जिनमें हिंदुओं की अक्सरियत है वो ऑब्वियसली हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करेंगे। अच्छा, 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें इन सब का इतलाक़ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में इसका इतलाक़ नहीं हुआ। कश्मीर का मसला उस वक्त पैदा हुआ कि जब जो महाराजा था, महाराजा हरे सिंह, उसने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स हिंदुस्तान के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया। और वो जो इलाक़ की दस्तावीज़ आता है, मैं समझता हूँ कि वो डूबियस है कि वो अंडर कोहेजन हुई है और महाराजा वॉज अंडर द ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि उनके साथ एनेक्स कर लेता, और महाराजा ने ऐसा किया भी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो सीटों सेंटर में जाके जिस वक्त अमेरिकन कैंप में चला गया, तो हिंदुस्तान ने इस बात को बुनियाद बना कर पाकिस्तान को मार्जिनलाइज किया। मुनीब हक साहब, एक राय ये है कि जब पार्टीशन हो रही थी तो कांग्रेस ने प्रपोज़ल दी कि जो रियासतें हैं, राजवाड़े हैं, वहाँ पे लोगों से राय ली जाए। अगर कोई रियासत पाकिस्तान से इल्हाक़ करना चाहती है तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करे, और अगर इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं वो लोग तो इंडिया के साथ मिले। जिन्ना साहब ने इससे इत्फाक़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हक़ महाराजों को, रियासत के सरबराहों को दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटली यही असूल तस्लीम कर लिया गया। जिस पे बात यहाँ पे नहीं की जाती वो ये कि रियासत हैदराबाद दक्कन पे इंडिया ने कब्ज़ा किया। अगर इस असूल को जो जिन्ना साहब और कांग्रेस के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान जो तय पाया था उसको देखा जाए तो पाकिस्तान का क्लेम कश्मीर पे नहीं बनता। कश्मीर के राजा ने इंडिया के साथ इल्हाक़ किया, लेकिन जो हैदराबाद दक्कन है उसके जो निज़ाम ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर पाकिस्तान का क्लेम बनता है। जूनागढ़ पे पाकिस्तान का क्लेम बनता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर पे अपना क्लेम ज़ाहिर करता है, जो उस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी है जो तय पाया था, उस असूल की ख़िलाफ़ वर्जी है। आप क्या इस बात से इत्फाक़ नहीं करते? देखिए आर साहब, बुनियादी बात यह है कि कश्मीर की जो आबादी है वो 1947 में 90% मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, राइट। और कश्मीर जो है वो जोग्राफिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह ये कि पांचों दरिया जो थे वो पाकिस्तान के कश्मीर से आते थे, और कश्मीर वॉज अ नेचुरल टेरिटरी एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, राइट। आप हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, लोकल स्टैंड है, वो ये है कि चूँकि महाराजा ने उनके साथ एक्सीड कर लिया था, महाराजा हरे सिंह ने, इसलिए हिंदुस्तान को वहाँ फ़ौज भेजने का मौका मिल गया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या महाराजा ने कभी प्लेबिसाइट की बात की, रायशुमारी की बात की? महाराजा ने कभी ये कहा कि वो रायशुमारी कराने के लिए तैयार है? अब देखिए कि जिस वक्त यहाँ से वज़ीरिस्तान से लोग गए कश्मीर आज़ाद कराने के लिए, तो पाकिस्तान नहीं गया सिक्योरिटी काउंसिल, पंडित नेहरू गए थे सिक्योरिटी काउंसिल, और उन्होंने जाके वहाँ अंडरटेकिंग दी कि जिस तरह ही वादी में हालात नॉर्मल होंगे तो उस वक्त प्लेबिसाइट जो है रायशुमारी यानी कराई जाएगी। इस अंडरटेकिंग के बाद सीज़ फायर अमल में आया और एक सीज़ फायर लाइन जो है वो ड्रॉ की गई 49 में, जनवरी 49 में, पंडित नेहरू के ज़माने में और लियाकत अली खान के ज़माने में। उस जंग बती के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक एडमिरल चेस्टर निमिट्ज़ की क़यादत में एक वफ़द भी भेजा जो रायशुमारी का जायज़ा लेने के लिए आया, पाकिस्तान आया, हिंदुस्तान आया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं किया। मुनीब साहब, उस मुआहदे की जो शराइत थी उसमें एक बात ये थी कि इंडियन फ़ौज जो है जिस कदर ज़रूरी है वहाँ पे ट्रूप्स रहेंगे और पाकिस्तान अपने ट्रूप्स जो है वो सारे वापस ले लेगा और ये पूरे कश्मीर के अंदर रायशुमारी होगी। पाकिस्तान ने इस असूल पे अमल नहीं किया। पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना कि वो, जिसको आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं, यहाँ से हम पाकिस्तान की फ़ौजें, पाकिस्तान का अमल दखल ख़त्म हो जाए और पूरे कश्मीर में ज़रूरी हद तक पे फ़ौज रहेगी और वो प्लेबिसाइट कराएगी।
तो इस बुनियाद पे क्या इंडिया पे इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने प्लेबिसाइट नहीं करवाया या इसका इंतज़ाम नहीं करवाया, या ये कि पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे जो सलामती कौंसल का असूल फॉलो नहीं किया? देखिए, इस मौजू पर मैंने एक नशस्त की थी जनरल फैज़ल चिश्ती के साथ और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज पुल आउट क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, हमने इंडिया को कहा था कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट पाकिस्तान बनने के से पहले की वजूद जो है वो रखती है, तो आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट विल स्टे ओवर देयर। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया का मुतालबा था कि आप सारी फ़ौज निकालें, क्योंकि अगर आप सारी फ़ौज निकालेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इंडिया बाकी मानदा आज़ाद कश्मीर में कब्जा ना कर लेता। तो इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड था इस हवाले से वो अच्छा नहीं था। बुनियादी बात एक मुझे आप बता दें कि पंडित नेहरू ने कहा होगा सलामती कौंसिल में, वो क्या है कि जी हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, लेकिन अमलन ना पंडित नेहरू ने मरते दम तक कभी प्लेबिसाइट के लिए रायशुमारी के लिए कोई अमली इकदाम उठाया, ना उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने कोई उठाया, ना उनके नवासे उन राजीव गांधी ने कोई इकदाम उठाया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये हमारा अटूट अंग है। ये मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब पाकिस्तान ने U-2 उड़ाया पेशावर के इलाके बडबीर से, और जहाँ से इसके बाद सोवियत यूनियन ने पहली दफ़ा मीटो किया। रिकॉर्ड पे मैं आपको बताता चलूँ कि 1960 से पहले सोवियत यूनियन ने कभी मसला कश्मीर पर वीटो नहीं किया था। मुनीब साहब, बात की बातें तो अपनी जगह पे, असल बात यह है कि जो सलामती कौंसल में केस गया, सलामती कौंसल ने जो शराइत रखी, जो प्रपोजल्स थी, उन प्रपोजल पे पाकिस्तान ने अमल नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को नहीं निकाला। जब वो नहीं निकाला तो इंडिया पे इल्ज़ाम किस बुनियाद पे दे सकते हैं कि जी उन्होंने प्लेबिसाइट नहीं करवाया? वो नहीं करवा सकते थे जब तक कि फ़ौज नहीं निकलती। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने इंडिया पे नहीं, उसने सलामती कौंसल पे एतमाद करना था। सलामती कौंसल की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो प्लेबिसाइट करवाए, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला दिया हुआ था। इंडिया जो है वो एक बड़ा ट्रेचरस नेबर है और इंडिया पर इस मामले में एतबार नहीं किया जा सकता। इंडिया पर अगर आप एतबार करते हैं तो आप आज़ाद कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाके उससे भी महरूम हो जाते हैं। ये बात है 47, 48 की, 50 की। तो इससे पहले इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड में आपको क्या चीज़ नज़र आती है कि जो इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं? इससे पहले का तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं आपके सामने कि जिस पे आप कहें कि वो इंडिया ने कोई गलत किया। आप एक बात का इत्तफाक करें कि सलामती कौंसिल में कश्मीर का मसला पाकिस्तान नहीं लेके गया था, ये पंडित नेहरू लेके गए थे, और उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, यकीन दहानी कराई थी कि मुनासिब वक्त पर जैसे ही वो वक्त आएगा तो उस वक्त जो है वो करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक वफ़द भी भेजा था एडमिरल चेस्टर निमिट्ज़ की क़यादत में, जो यहाँ आया भी था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वक्त टाइम पास करने के लिए एक अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन अमल जो है वो उस पर उन्होंने नहीं किया। मुनीब साहब, बात ये कि इंडिया गया था सलामती कौंसिल में, वाज इट गुड और बैड? आई मीन कि इंडिया गया, क्या पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से इत्तेफाक नहीं किया? सलामती कौंसिल का में जाना इंडिया का, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा था, बुरा था? पाकिस्तान ने ये तो नहीं कहा कि हम सलामती कौंसिल से फ़ैसला नहीं करवाना चाहते। अंडरटेकिंग इंडिया ने दी थी, लायबिलिटी इंडिया ने पूरी करनी थी, जो अंडरटेकिंग उन्होंने दी वो उन्होंने पूरी नहीं की। उस वजह से कश्मीर का मसला जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ, और आज 70 बरस हो के 75 बरस हो गए हैं और ये मसला जो है वो पटरी से उतर गया। हमने डिस्कस करना 5 अगस्त के इक़दाम को। मोदी ने जो इक़दाम किया है, अभी 2 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो समाअत शुरू हुई है, उसमें कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल, बहुत मशहूर वकील, हिंदुस्तान के 10 बेहतरीन वकला में से उनका शुमार होता है, अटॉर्नी जनरल रह चुके, इस वक्त MLA भी हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा के, फिर इसके अलावा लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने जो दलाइल दिए हैं पहले दिन कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि मोदी साहब ऑथोराइज नहीं थे, क्योंकि 2016 से वादी में गवर्नर रूल चला आ रहा था, और ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी इलाके को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं, किसी सूबे को, तो आप उस सूबे की असेंबली से परमिशन लेके आएँ। इस कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा ना तो कश्मीर का मामला यूनियन टेरिटरी के ज़मरे में आता है, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को एक खसूसी स्टेटस हासिल था फेडरेशन ऑफ इंडिया में, जो कि पंडित नेहरू ने खुद दिया था। फिर 35A जो कि कहता है कि कोई नॉन कश्मीरी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता, उसको भी क्लिप किया। ये उन्होंने जो क्लिप किया मकामी असम्बली की परमिशन के बगैर किया। ये 2 तारीख को परसों उन्होंने जो है वो ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और अब बीजेपी का भी मौक़िफ़ सामने आएगा। जब 20 मिसलेनियस एप्लीकेशन जो कि पेंडिंग है इस वक्त, वो भी सामने आएंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि मोदी जिस तरह हर चीज़ को सेफरनाइज कर दिया है मोदी ने, मुझे कोई उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो इस फैसले को रिवर्स करेगी। अगर आप
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी ये तवक्को नहीं करते कि वो इंसाफ करेगी और आप उसका फ़ैसला मानने के लिए दूसरे लफ्ज़ों में तैयार नहीं हैं, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। बात ये है मुनीब साहब, एक रियासत है, एक मुल्क है, उसने किसी ख़ास इलाके को कोई स्टेटस दिया है और उसने स्टेटस के नताइज देखे हैं। स्टेटस देने का, रियायत देने का एक मकसद ये होता है कि इससे शायद कोई बेहतरी आए। अगर वो स्टेटस नताइज से ये साबित होता है कि उससे ख़राबी पैदा हुई है, तो वो स्टेटस जो रियासत देती है वो स्टेटस वापस क्यों नहीं ले सकती? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला किया वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इंसाफ नहीं किया बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पर। अनफॉर्चुनेटली ये मोदी का इलेक्शन एजेंडा था जो कि उन्होंने जनवरी 2014 में दिया था कि वो कश्मीर को इस तरह जो है वो उन्हें करेंगे और कश्मीर का मसला जो है वो इस तरह हल करेंगे। इंतखाबी वादा था, उन्होंने पूरा कर लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ किसी भी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट हो, एपेक्स कोर्ट हो, उसको अख्तियार होता है कि वो आइन की तशरीह करे और देखे कि कोई आइन, कोई कानून या कोई आइन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि उस मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ हो। यहाँ इस मामले में, कश्मीर के मामले में ये हुआ कि बेसिक गलती ये हुई है कि मकामी असम्बली से नहीं पूछा गया। मैं आपकी तवज्जो इस तरह मज़ूल कराना चाह रहा हूँ कि जब आप मकामी असम्बली से नहीं पूछा आपने, तो आप मकामी हालात के बारे में फ़ैसला करने के ऑथोराइज़ नहीं हैं। यही वो बात है जो कि कांग्रेस के वकील ने की ही है। लेकिन आप देखिए कि जो 5 रुकनी डिवीज़न बेंच है, जो फुल बेंच है जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, वो मोदी इस सब को इस्तेमाल करेंगे अगला चुनाव जीतने के लिए। इस फासले में एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊँ, टाइमिंग बहुत अहम है। इंडिया में इस वक्त हिंदू मुस्लिम फसादात ने एक सरकारी सरपरस्ती की शक्ल इख्तियार कर रही है। कश्मीर इस सिलसिले की पहली मिसाल था। दूसरी मिसाल मणिपुर में एक कुकी और मीतू कबाइल के दरमियान जो राइवलरी चल रही है, मोदी का मसला को मुसलमानों के साथ नहीं है। ये सारा इसीलिए है कि मोदी किस तरह इलेक्शन जीत जाए। मोदी की पहली तरजीह जो है वो ये है कि कश्मीर का जो एक्शन है इसको मंजूर करके इसको अब हमेशा के लिए इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। आपको याद होगा कि मशरक़ी पंजाब के मामले पर भी कानून साजी हो गई थी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको कानून की शक्ल भी दे दी थी। लेकिन सिखों का एहतजाज इतना ज़ोरदार था कि उन्होंने यूपी और पंजाब सारा ब्लॉक कर दिया। उस ब्लॉक करने के नतीजे में वो जो एक्ट जो है वो कॉरपोरेट एक्ट, जो फार्मिंग एक्ट है, वो कानून बनने के बावजूद मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। और अगर मैं समझता हूँ कश्मीरियों में कोई जान होती, वो सारे कंट्री वाइड एहतजाज करते, तो मोदी यहाँ भी जो कानून है जो कि पास हुआ है दोनों वानों से, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिए, उसको वो वापस ले लेते। मुनीब साहब, पाकिस्तान में रहते हुए असूली इखलाकी बुनियाद पे बात करना बहुत मुश्किल है। एक बात तो ये कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ना समझिए। इंडिया में बहुत सारे मामलात आए हैं, बहुत सारे केसेस आए हैं और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपना एतमाद बहाल रखा है। रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक मुसलमान लड़की, उसने किसी हिंदू लड़के से ब्याह किया, शादी की, जिस तरह से हमारे यहाँ आम होता है, रोज़ होता है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं शॉर्ट बात करना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू लड़के से कहा कि वो आप कह रहे हो कि आपकी खातर वो मुसलमान हो गई है, आप उसकी खातर मुसलमान क्यों नहीं हुए, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता। मुनीब साहब, असल बात ये है कि एक रियासत है, मुल्क है, फेडरल असम्बली है, पार्लियामेंट है, वो एक ख़ास इलाके को स्टेटस देती है। स्टेटस देती है, वो तवक्को करती है कि इससे बेहतरी पैदा होगी। अगर वो बेहतरी पैदा नहीं होती, नतायज जो सामने आते हैं वो हक़ में नहीं होते उस रियासत के, मुल्क के, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो पार्लियामेंट, वो असम्बली, वो सेनेट, वो अदारा जो स्टेटस देता है वो स्टेटस वापस नहीं ले सकता? पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान ने बहुत सारी रियासतों को स्टेटस दिए, अब उस स्टेटस का क्या हाल है? बात यह है कि जब तक हम असूली बुनियाद पे, कानूनी बुनियाद पे गैर जानबदार होकर बात नहीं करेंगे, हमारे आवाम को भी, हम सबको वो समझने में मुश्किल पेश होगी और उसका नतीजा जो होगा वो ख़ुद हमारे ही हक़ में बेहतर नहीं होगा। मैं तवक्को करता हूँ कि आप इस मामले को जज्बात से हट कर देखेंगे। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। आपने एक केस का हवाला दिया, वो एक इनफरादी केस है, उसको मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के ज़िमन में नहीं देखना चाहिए। बात फिर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो इस वक्त समाज जारी है, अल्लाह करे कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए, लेकिन मुझे खदशा है, मुझे अप्रीहेंशन है
कि वो साफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे और मोदी का जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम है उसको इंडोर्स किया जाएगा, राइट। और इंडोर्स इसलिए किया जाएगा कि वो पेंडोरा बॉक्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखें 50 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल दे दिया गया है कश्मीर का, ताकि वहाँ जो डेमोग्राफिकल चेंज है वो उसको लाने के लिए आसानी हो। अब ये डेमोग्राफिकल चेंज का मतलब है किसी जगह में आबादी के तनासब को तब्दील करने का प्लान, राइट। अब इस वक्त भी जिस वक्त आप देखिए कि नए सिरे से हल्का बंदियाँ की गई हैं, इन हल्का बंदियों का जो अख्तियार है मोदी को किसने दिया है? जब तक मकामी असम्बली आपको ऑथोराइज़ ना करे, हल्का बंदियों का एक तवील पेचीदा प्रोसेस होता है, जब तक मकामी असम्बली आपको तजवीज़ ना करे, बिल पास ना करे, उस वक्त आप उस इलाके के बारे में कोई कानून साजी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। मुनीर साहब, ये बताइए कि जो स्टेटस कश्मीर को दिया गया, आप तारीख को सामने रखते हुए क्या समझते हैं कि उसके नतायज इंडिया के हक़ में बेहतर साबित हुए? देखिए, ये तो मामला हम तब कहते हैं ना कि इंडिया ने को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की होती है। इससे ख़ित्ते में एक ऐसी बदअमनी और कशीदगी की बुनियाद पड़ी है मसला कश्मीर पर कि वो हल होने का नाम नहीं ले रही है, राइट। क्या ही अच्छा होता कि पंडित नेहरू जो है वो प्लेबिसाइड करवा देते और राय शुमारी में जो कश्मीर का फ़ैसला होता वो सब मान लेते, इंडिया भी मान लेते, पाकिस्तान भी मान लेते। अब जबकि प्लेबिसाइड नहीं हुआ, राय शुमारी नहीं हुई, तो वो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें चाहिए कि इंतज़ार करें थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जल्द इस बारे में फ़ैसला देगी। इस फैसले की टाइमिंग मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, बहुत आम है। मुनीर साहब, एक रेलेवेंट सवाल ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान ने खो दिया, बहुत बुरी तरह मशरक़ी पाकिस्तानियों से सलूक किया गया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनको हमने ऑपरेशन करके बहुत ज़िल्लत अमेज़ तरीके से उनके साथ सलूक करके उनको अलग किया। सवाल ये है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान में इतनी तशवीश क्यों पाई जाती है? मशरक़ी पाकिस्तान का मामला जो था, मशरक़ी पाकिस्तान वॉज अ पोलिटिकल डिस्प्यूट, वो एक ट्राईपार्टाइट डिस्प्यूट हो गया था यहया भुट्टो और उनके शेख मुजीब के दरमियान, जो मिलिट्री सेटलमेंट नहीं हुई। कश्मीर का कंपैरिजन मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं बनता। मशरक़ी पाकिस्तान का जोग्राफियाई हिस्सा था। कश्मीर पहले दिन से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था। डिस्प्यूटेड टेरिटरी को और एक जोग्राफियाई हिस्सों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। कश्मीर इज़ अ डिफरेंट केस, ईस्ट पाकिस्तान वाज अ डिफरेंट केस। तो हमें सिर्फ कश्मीर तक रहना चाहिए और थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लें। आप देखिएगा, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मोदी के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की तौसीक़ करेगी। थैंक यू मुनीब हक साहब, आपका नुक्ता नज़र आ गया और तवक्को करते हैं कि लोग जब इसको देखेंगे तो अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करेंगे।